हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला। माय नेम इज दानिश जफर और आज आप मेरे साथ हैं विक्रांत बैच में। हम पढ़ने जा रहे हैं प्रपोजिशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी आज तक आपने पढ़े हैं उनमें से। ठीक है, लेकिन एक मज़ेदार बात इसके साथ ये है कि थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा टफ है। और ये टफ क्यों है इसका भी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। तो आज हम करने वाले हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स। ये कॉन्सेप्ट्स किस पे आधारित हैं? प्रपोजिशंस पे। साथ ही साथ हम क्वेश्चंस भी करेंगे प्रपोजिशंस पे। और इसके साथ साथ आज हम कुछ सिनोनिम्स भी करने वाले हैं। तो इस बात का मतलब जानते हैं आप क्या हुआ कि क्लास है एकदम जबरदस्त, बहुत सारा माल आज की क्लास में आपको मिलने वाला है। तो सवाल यह है कि सर ये प्रपोजिशन टफ क्यों होते हैं, मेरे गलत क्यों हो जाते हैं? बार बार मैं प्रपोजिशन करता हूं और बार बार मेरे प्रपोजिशन गलत होते हैं। बहुत सारे बच्चों को प्रपोजिशंस में प्रॉब्लम होती है। जिनको लगता है कि मेरी अंग्रेजी अच्छी है, जिनके टेंसेस भी ठीक हो गए हैं, उनको भी प्रॉब्लम रहती है प्रपोजिशंस में। उसका रीज़न ये है कि प्रपोजिशंस को करने के लिए आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो आइए बताता हूं मैं आपको कैसे। जैसे मैंने एक प्रपोजिशन लिखा, ठीक है, तो आप उसे वर्ड के हिसाब से नहीं लगा सकते। प्रपोजिशन को वर्ड के हिसाब से नहीं लगा सकते हो। प्रपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जो किस पे बेस्ड है? रीडिंग बेस्ड है, सेंस एंड मीनिंग बेस्ड है। ठीक है, ज्यादातर पोर्शन इसका। तो जब ज्यादातर पोर्शन ये बेस्ड है तो आपको बहुत अच्छे से सब सेंस और मीनिंग पता होगा और रीडिंग आती होगी, रीडिंग अच्छे से करते होंगे, यूसेज पता होगा वर्ड्स का, तब आप प्रपोजिशन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अब देखिए यहाँ पे आपके पास ना 4 सेंटेंसेस हैं और आपको प्रपोजिशंस लगाने हैं। ठीक है, तो शी इज सफरिंग डैश फीवर, है ना। तो ये तो आप सभी ने सही लगाया होगा, मुझे पक्का पता है। सब बचपन से लेके 55 तक आप लिखते आ रहे हैं सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो आपने इसे रीड ही नहीं किया है, आपने इसको यूज भी किया, इसका सेंस मीनिंग यूसेज अच्छे से पता है। तो आप एकदम से सफरिंग के साथ फ्रॉम लगा के टैंडन और आप खुश हो जाते हैं। ये आपका ठीक हो गया होगा। अब यहाँ पे बहुत सारों को गलत भी हुआ होगा, बहुत सारों को ठीक भी हुआ होगा। ठीक है, जिन्होंने कहीं सुना होगा या सेंस सही आ गया होगा उन्हें, है ना, या तुक्के से सही हो गया होगा। कुछ ऐसे होंगे जिनको आइडिया ही नहीं होगा, यार क्या होगा, सिक डैश शिक, कुछ फ्रॉम लगा रहे होंगे, कुछ ऑफ लगा रहे होंगे, बट सही क्या है? शी इज सिक विद फीवर। किससे पीड़ित है? वो बुखार से पीड़ित है ना। पर आप यहाँ पे फ्रॉम नहीं लगाएंगे, फ्रॉम यहाँ लगाएंगे। तो यहाँ मुझे बताना ही नहीं पड़ा कि क्यों आया फ्रॉम, और यहाँ विद बताने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी होगी, है ना। तो भाई अल्टीमेटली क्या है, क्योंकि आपको रीडिंग नहीं करी है, आपको यूसेजेस नहीं पता है, आपको सेंस नहीं पता है। तो जब आप यूज करते रहते हैं, रीड करते रहते हैं, प्रपोजिशंस को ऑब्जर्व करते रहते हैं, तो आप इनको सीखते रहते हैं। द सेम इज विद आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के साथ भी काफ़ी हद तक यही है। दो टॉपिक ऐसे ही हैं जो रीडिंग पे बेस्ड है। ठीक है, एक और है आगे पढ़ाऊंगा, वो मेनली ये 2 टॉपिक तो है ही। तो शी हैज़ फॉलन अ विक्टिम। अब यहाँ पे तुमने सुना होगा विक्टिम ऑफ मर्डर, विक्टिम ऑफ थेफ्ट, है ना। तो विक्टिम कौन होता है? पीड़ित। लेकिन यहाँ पे ऑफ नहीं आएगा। शी हैज़ फॉलन अ विक्टिम टू फीवर, मतलब वो बुखार की चपेट में आ गई। ये इस तरीके से इसे यूज़ किया गया है सेंटेंस को। तो वैसे तो आप हमेशा लिखेंगे दैट शी इज़ अ विक्टिम ऑफ थेफ्ट, या ही वॉज विक्टिम ऑफ रॉइट्स, ना, दंगों का,
विक्टिम है, तो आप हमेशा उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं विक्टिम को। बट यहाँ पे एक दूसरा तरीका भी यूज़ हुआ है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि विक्टिम के साथ हमेशा ऑफ ही आएगा। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? तो मीनिंग बदल जाता है, सेंस बदल जाता है, यूसेज बदल जाता है, तो ये रीडिंग से आता है और दूसरा कोई तरीका नहीं है। एक और तरीका है वो तुम कर नहीं पाओगे, बता दूंगा वो भी। तो ही इज सिक डैश हिज वाइफ। अब यहाँ पे सिक का मतलब ना टायर्ड है, यहाँ पे सिक का मतलब है टायर्ड है, थक चुका है वो अपनी बीवी से। तो ही इज सिक ऑफ हिज वाइफ, वो थक चुका है अपनी बीवी से। समझ आ गई ना आपको बात? समझ में आ गया? तो जल्द है ना, तो आप एक बात, तो मैं आपको यहाँ पर समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की मैं आपको ये कोशिश कर रहा हूँ कि प्रपोजिशन को आप सीखने के लिए आपके पास अच्छे रीडिंग स्किल्स, सेंस, मीनिंग और यूसेज आपको आना चाहिए। ये टॉपिक 8 यूनिवर्सल रूल जैसा नहीं है, ये टॉपिक टेंसेस जैसा नहीं है, ये टॉपिक नाउन, प्रोनाउन और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जैसा नहीं है ना। ये रूल बेस्ड कम है, बहुत थोड़े से रूल हैं इसके अंदर जो आज मैं आपको कवर कराऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत कम है जो मैं आपको इसमें कवर कराऊंगा। ये सेंस बेस्ड है, समझ रहे हैं? ये आप समझ के सेंस, जैसे एक म्यूजिशियन होता है ना, तो शुरू में आप उसे सा रे गा मा पा धा नी सा तो सिखा देंगे ना पियानो पे, लेकिन उसके बाद धुन वो कैसे बनाएगा, म्यूजिक सेंस वो बजाते बजाते आएगा। द सेम इज विद प्रेपोजिशन, इसीलिए ये आपको टफ लगता है। ठीक है भाई, लेकिन इसमें भी कुछ रूल्स हैं, कुछ रूल्स तो, कुछ नियम्स, कुछ कॉन्सेप्ट तो इसमें भी हैं। मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, जरा उसे ऑब्जर्व करिए, क्या आपको कोई गलती दिख रही है उसमें? Can you describe about the first product of your company? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, उससे ज्यादा चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, है ना। कैन यू डिस्क्राइब अबाउट द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ योर कंपनी? तो आपको मुझे इसमें बताना है कि डिस्क्राइब अबाउट फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ, जहां जहां कुछ गलती लग रही है कहीं पे भी बस सिर्फ सोच लीजिए, क्योंकि ऑफलाइन क्लास है, मतलब हाँ मैं लाइव नहीं हूँ तो बता तो नहीं पाएंगे, ठीक है। बस मैंने आपको इतना टाइम इसलिए दिया कि आप वीडियो पॉज करके एक बार सोचें इस बारे में। अब हम आते हैं वापस और देखते हैं इसमें क्या गलती है। भाई यहाँ पे अबाउट नहीं आएगा, कहने का मतलब है कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो प्रेपोजिशन लेते ही नहीं है और आप उनके साथ प्रेपोजिशन चिपका देते हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसे वर्ड्स का ध्यान रखना है, वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं वो। एंटर, स्ट्रेस, एंटर, स्ट्रेस, एम्फेसाइज, है ना, एंटर, एम्फ्रेस, एम्फेसाइज, रिडिक्यूल, resemble, consider, investigate, comprise, accompany। इनके मीनिंग बता दूंगा मैं, आप परेशान नहीं होना कि सर इसका मीनिंग नहीं पता, बस नोट करते रहिए मेरे साथ। pervade, precede, eschew, direct, join, sign, affect, resist, invade।
ensure board discuss, describe, reach. Order, tell, demand. Control, attack. That's it. अब तुम सोचोगे सर इतनी लंबी लिस्ट दे दी, सर मैं याद कैसे करूंगा? भाई याद तो ये मैंने भी नहीं करी है, लेकिन तुम्हें इसलिए दे दी, मैंने याद इसलिए नहीं करी क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती याद करने की, है ना। क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो परवेड मुझे दिखता है और मैं आगे एक सेंटेंस पढ़ता हूं तो मुझे सेंस से प्रेपोजिशन समझ में आ जाता है, ठीक है। लाइक जहां भी जैसे कोई म्यूजिशियन होता है ना, टाइम हो जाता है उसे बजाते बजाते, तो उसे पता हो जाता है कि मेरे स्टूडेंट ने यहाँ पे गलत गा दिया, है ना। ऐसे ही जब आप करते रहेंगे इंग्लिश तो एकदम सेंटेंस कहीं भी गलत होगा आपको साउंड गलत करेगा, ओ ये गलत है, तो आप एकदम सोच लेंगे, आपको याद आ जाएगा कि हाँ भाई प्रीसीड के साथ, है ना। जैसे हम बोलते हैं, मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको इसके लिए। जैसे मैंने कहा द साइलेंस दैट precedes the storm। क्या मतलब हुआ? तूफान से पहले आने वाली शांति। तो प्रीसीड का मतलब होता है पहले आने वाला। सबके मीनिंग बता देता हूँ। एंटर, स्ट्रेस, एम्फेसाइज पता होगा आपको, जोर देना, एम्फेसाइज करना। रिडिक्यूल का मतलब होता है मजाक बनाना किसी का, मॉक करना किसी पे। रिडिक्यूल इज टू मॉक, किसी का मजाक बनाना, हंसी बनाना। रिजेंबल, किसी की तरह लगना, जैसे यू रिजेंबल योर फादर, तुम अपने पापा से रिजेंबल करते हो, ना कि यू रिजेंबल फ्रॉम योर फादर। फ्रॉम नहीं कह सकते, प्रेपोजिशन लगा सकते, है ना। शी कंसीडर मी आ फूल, बस ऐसे बोलोगे, शी कंसीडर मी आ फूल, उसने मुझे कोई बेवकूफ समझा। तुम ये नहीं बोलोगे शी कंसीडर टू बी, है ना, टू वो कुछ नहीं लगाओगे। इन्वेस्टिगेट का क्या मतलब होता है तुम्हें पता ही है ना, जांच वाच करना। तो इन्वेस्टिगेट टू, इन्वेस्टिगेट फ्रॉम नहीं करोगे। तो जब भी ये सारे वर्ब्स हैं, तो ये सारे क्या हैं? ये वर्ब्स हैं। इनके साथ याद रखिए नो प्रेपोजिशन, ठीक है। तो मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, पर अगर आपने रीडिंग नहीं करी है तो कुछ तो करेंगे ना, ये याद करो, कुछ तो करना पड़ेगा। कॉम्प्राइज के साथ भी प्रेपोजिशन नहीं आता, कंसिस्ट के साथ आता है, कंसिस्ट ऑफ। कॉम्प्राइज का मतलब वही होता है, कॉम्प्राइज का मतलब क्या होता है? कंसिस्ट, है ना। कंपनी का मतलब होता है किसी को कंपनी देना, साथ देना किसी का। परवेट का मतलब होता है वाइड स्प्रेड, सब तरफ फैलना किसी चीज का। प्रीसीड अभी मैंने बताया पहले आने वाला। एश्यू का मतलब होता है अपने आप को बचाना किसी चीज से, एब्सटेन, रिफ्रेन, बचाना अपने आप को। डायरेक्ट पता है, ज्वाइन, साइन, अफेक्ट, रेजिस्ट। इन्वेड का मतलब होता है घुसपैठ करना, अटैक करना, किसी के यहाँ घुस जाना, अटैक। एंश्योर, श्योरिटी देना। बोर्ड, डिस्कस, डिस्क्राइब, रीच पता है। ऑर्डर, टेल, डिमांड, कंट्रोल, अटैक आपको पता है। तो इनके साथ जैसे हम सेंटेंस लिखते हैं, डोंट अटैक ऑन हिम। तो यहां पे ऑन गलत है भाई, ऑन नहीं आता। डोंट अटैक हिम, लोग यूजुअली अटैक के साथ ऑन लगा देते हैं, पर अटैक के साथ प्रेपोजिशन ऑन का इस्तेमाल नहीं होता है। तो अभी मैं क्या बता रहा हूं कि कहां कहां प्रेपोजिशन नहीं आएंगे। तो जिसमें सबसे पहले चीज मैंने क्या बताई, इन सारे वर्ब्स के साथ, इन सारे वर्ब्स के साथ, वर्ब्स लिखा है मैंने, याद रखिए। अगर ये नाउन की तरह यूज हुए तो प्रेपोजिशन आ सकता है, ठीक है, लेकिन जब वर्ब्स की तरह यूज होंगे तो इनके साथ प्रेपोजिशन नहीं आएगा। इसीलिए मैंने आपको सेंटेंस दिखाया था डिस्क्राइब, इसके साथ अबाउट नहीं आया, है ना। फिर एक सेंटेंस मैंने आपको यहाँ पे भी दिया, ठीक है, कुछ सेंटेंस मैंने आपको यहाँ पे भी दिए, किसके साथ क्या नहीं आएगा? प्रेपोजिशन नहीं आएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कुछ और ऐसे वर्ड्स के साथ जिनके साथ प्रेपोजिशन नहीं आता। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं, यस्टरडे, लास्ट नाइट, टुमारो, या फिर
टुमारो मॉर्निंग, yesterday evening, tomorrow morning, yesterday evening, ऐसे जितने भी वर्ड्स होते हैं और भी कुछ हैं। या फिर टुडे, या कुछ ऐसा लिखा हो दिस इवनिंग, है ना। तो इन सब के साथ आप याद रखिए आपको क्या करना है, नो प्रेपोजिशन। एग्जाम्पल देके दिखाता हूं मैं आपको इसका। जैसे she came to meet me on this Sunday, तो ऑन नहीं आएगा, कोई प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है, सीधे इसे ऐसे लिख दो। सो शी केम टू मीट मी दिस संडे, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। या फिर आई वेंट टू सी हर yesterday, तो आप यहां पे एट या ऑन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस इतनी सी बात है। तो मैं अभी क्या क्या बता रहा हूं कि प्रेपोजिशन कहां कहां यूज नहीं करोगे, और इस पे क्वेश्चन आ जाता है, सबसे बढ़िया तरीका है। तो अगर मुझे एग्जैक्टली ये ना पता हो कि कौन सी प्रेपोजिशन यूज करनी है, तो कम से कम ये पता चल जाए तो मेरे लिए प्रेपोजिशन काफी आसान हो जाता है ना। तो 2 क्लासेस हैं प्रेपोजिशन की, एक क्लास में काम नहीं होगा ना, तो कंटेंट बहुत सारा होगा। अपना रजिस्टर अपना तैयार रखिए। तो इन सब के साथ आप क्या करेंगे, आई वेंट टू सी हर यस्टरडे, इन सब के साथ नो प्रेपोजिशन। ठीक है भाई, अब कुछ और फिक्स प्रेपोजिशन के रूल्स बताता हूं मैं आपको। तो ये पहला कॉन्सेप्ट था, ये आपका दूसरा कॉन्सेप्ट है। अब हम बात करेंगे भाई तीसरे कॉन्सेप्ट की। तीसरा कॉन्सेप्ट, एक सेंटेंस लिख रहा हूं, उसे ध्यान से देखिए और बताइए अगर आपको कोई गलती लग रही है। तो सवाल ये है, वाई डिड ही एडवाइज मी, वाई डिड ही एडवाइज टू मी ऑन अ पर्सनल मैटर। सवाल यह है कि उसने मुझे एडवाइस क्यों किया एक पर्सनल मैटर पे। तो जब आपने ये क्वेश्चन देखा तो आपको समझ में आ गया होगा कि एडवाइस के साथ ये टू अजीब सा लग रहा है, क्योंकि टू नहीं आता। बस जैसे आपको ये अजीब लगा, ऐसे मुझे हर जगह प्रेपोजिशन में जहां गलती होती है समझ में आ जाता है। तो ये सेंस होता है ना। और इसके क्योंकि रूल्स नहीं है, इसके सिर्फ सेंस है, करते करते आएगा, आपको यूज होते होते देखते देखते आएगा। तो वाई डिड ही एडवाइस टू मी नहीं होगा, वाई डिड ही एडवाइज मी ऑन अ पर्सनल मैटर। तो एडवाइस के साथ टू का इस्तेमाल नहीं होता। तो ऐसे कुछ और भी वर्ड्स हैं, अगर मैं आपको बता दूं, आप ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं उन वर्ड्स की। हियर वी गो। तो ये क्या है, ये ऐसे वर्ब्स हैं कि व्हेन फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, अगर इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, अगर इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट होता है, सो याद रखिए इनके साथ क्या, TO2 का इस्तेमाल नहीं होगा। तो इनके साथ TO2 का इस्तेमाल, इस वाले प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होगा, TO2 का इस्तेमाल नहीं होगा। कौन कौन से वर्ब्स हैं ये, बेसिकली एडवाइस, टेल, encourage, beg, आस्क। ये बेसिकली देख रहे हो कम्युनिकेशन वाले हैं, जो हम कम्युनिकेशन में ज्यादा यूज करते हैं, बोलने वाले सेंस आ रहे हैं इसमें। थैंक, इन्फॉर्म,
रिक्वेस्ट, वेलकम, वॉर्न, फॉरबिड, ऑर्डर, कॉम्प्लीमेंट, रिमाइंड, कॉन्ग्रेचुलेट। ठीक है, अब जरा आप इन वर्ड्स पर ध्यान डालिएगा, क्या कह रहा है, वर्ब्स व्हेन फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, जब इनके पास कोई ऑब्जेक्ट होता है तो इनके बाद टू नहीं लगता है। ऑब्जेक्ट का मतलब है, जैसे व्हाई डिड यू एडवाइज मी, तो मी क्या है, ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का, तो जब इसके पास ऑब्जेक्ट होगा तो टू नहीं लगेगा। जैसे इनमें से किसी से मैं सेंटेंस बनाता हूँ, एनकरेज से बनाता हूँ, है ना, तो he encouraged to me to do better। सो ये वाला टू नहीं आएगा। he encouraged me to do better, उसने मुझे एनकरेज किया और बेहतर करने के लिए, ये वाला टू नहीं आएगा। लेकिन कब, जब इन वर्ब्स का ऑब्जेक्ट होगा, जैसे एनकरेज का ऑब्जेक्ट है मी, बट ऑन दी अदर एंड अगर इसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा, जैसे मैंने कहा he encourages to work hard। अब देखो, इस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आपने सीधे क्या कर दिया, टू वर्क हार्ड, ये वर्ब आया और वर्ब के बाद ये सीधे एक और अदर वर्ब आ गई, टू वर्क हार्ड, है ना। ऐसे ही मैंने कहा दे थैंक्ड मी, तो सही है, क्योंकि थैंक का कोई ऑब्जेक्ट है ना, मी आ गया, तो आपने थैंक्ड मी बोल देंगे, थैंक्ड टू मी नहीं बोलेंगे, दे थैंक्ड मी, बस आप इतना बोल देंगे, है ना। लेकिन अगर सेंटेंस कुछ इस तरीके से होता, जैसे he told he asked to टेल अ लाई। अब देखो, ऑब्जेक्ट नहीं है इस वर्ब का, ये नहीं पता चल रहा है कि किसके लिए कहा जा रहा है, सो इसने किसी से कहा। अगर मैं कहता ही आस्क्ड, तो मुझे टू मी कहना पड़ता या टू हर कहना पड़ता, ही आस्क्ड टू हर, यहां तक तो सही है ये, लेकिन जब मैं कहूंगा ही आस्क्ड टू टेल अ लाई, तो ये ठीक है, ये वाला टू सही नहीं होगा। सो ही आस्क्ड, जब आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, मैंने क्या बताया इसमें, ये ऐसी वर्ब्स हैं अगर इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा तो आप TO2 का इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना, अगर TO2 का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन क्या कह रहा है, व्हेन वर्ब्स आर फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, तो ये ऐसी वर्ब्स है कि जब इनके बाद ऑब्जेक्ट होगा तो TO2 का इस्तेमाल नहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, यूजुअली वो पर्सन या किसी थिंग की बात हो रही होगी। जैसे आपने देखा यहाँ पे मी था तो टू नहीं आया, जैसे आपने देखा यहाँ पे वर्क था तो टू आ गया, क्योंकि वर्क ऑब्जेक्ट नहीं है। थैंक्ड के बाद मी आया, क्यों, क्योंकि सीधे पर्सन है ना, सीधे ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो देखिए टू आ गया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो टू नहीं आया, ही आस्क्ड मी बोलेंगे ना कि ही आस्क्ड टू मी। ठीक है, क्लियर। तो ये रहा था आपका तीसरा कॉन्सेप्ट। तो इन तीन कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे, बाकी के और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपको क्वेश्चंस के साथ कराऊंगा। तो अभी हम चलते हैं आगे, और उम्मीद है इतना जो पढ़ा है इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे। हियर वी गो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से आंसर बताइए। हर क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको 10 सेकेंड का समय भी दूंगा। अभी ऐसे प्रपोजिशंस हैं जो बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं। क्वेश्चन क्या है, ही विल नॉट बी एबल टू कोप अप विद नहीं हो सकता, कोप विद हो सकता है, कोप विद। आंसर इज बी, ही विल नॉट बी एबल टू कोप विद, आंसर इज बी। कोप विद का मतलब होता है हैंडल करना, कोप विद इज टू हैंडल, आंसर इज बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, समटाइम्स आई गेट एंग्री ऑन हर। अब देखो सीधी सी बात है, एंग्री के साथ आप एट भी लगा सकते हैं, एंग्री के साथ आप विद भी लगा सकते हैं, और एंग्री के साथ आप ऑन भी लगा सकते हैं। तीन तीन प्रेपोजिशन लगा सकते हैं। तो ऐसे ही हम कॉन्सेप्ट पढ़ते जाएंगे। तो जैसे मैंने कहा एंग्री एट, तो एंग्री एट बेसिकली समथिंग होता है, आप किसी चीज पे एंग्री हैं, है ना। और एंग्री विद समवन होता है, आप किसी से एंग्री हैं। और एंग्री ऑन मतलब किसी मैटर पे आप एंग्री हैं, किसी पॉइंट पे एंग्री हैं, ठीक है, यूजुअली। और ये इनफॉर्मल होता है, ये वाला जो होता है ये इनफॉर्मल होता है, यूजुअली हम यूज नहीं करते हैं, अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने समथिंग के लिए कहा, वाई डू यू गेट एंग्री एट करप्शन। अबे यार तुम्हें करप्शन पे इतना गुस्सा क्यों आता है, तुम किसी से कह रहे हो यार तुम्हें करप्शन पे इतना गुस्सा क्यों आता है, व्हाई डू यू गेट एंग्री एट करप्शन। तो तुम किसी चीज की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे एट ठीक हो जाएगा। अभी यहीं पे मैं समवन की बात करूं, माई मदर गॉट एंग्री विद मी, मेरे साथ एंग्री, मेरी मम्मी एंग्री हो गई। या मैं कहूं स्टूडेंट्स often get angry on the matter of reservation, है ना। रिजर्वेशन के मुद्दे पे अक्सर बच्चे गुस्सा हो जाते हैं, स्टूडेंट्स विद्यार्थी गुस्सा हो जाते हैं, बट ये इनफॉर्मल है। तो ये दोनों मेन है। तो यहाँ पे आप करें आई गेट एंग्री ऑन हर, नहीं बोलेंगे विद हर, आंसर हो जाएगा सी। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, आप अपने पास नोट करेंगे और याद करके रखेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके प्यार में, हैरी वॉज annoyed with me because he thought my comment was aimed before, नहीं होगा, एट होगा। अब देखो annoyed का मतलब भी क्या होता है, एंग्री हो जाना या नाराज हो जाना या फिर चढ़ जाना, इरिटेटेड, ठीक है। सो हैरी वॉज इरिटेटेड विद मी, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। एंड वॉज एम्ड बिफोर के साथ आपने बिफोर, एम्ड के साथ आप एट लगाएंगे, एम्ड एट, तो आंसर हो जाएगा सी, एम्ड एट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन समझते हैं। द रिपोर्ट्स अबाउट द फेलियर ऑफ द सर्जरी हैव डिटर्ड, डिटर्ड का मतलब क्या होता है, डिस्करेज्ड, discourage some women for having the surgery, या from, discourage के साथ या deterred के साथ from आता है, from having the surgery, सर्जरी करवाने से। तो आंसर हो जाएगा सी। सेंटेंस का मतलब क्या होगा, ये जो रिपोर्ट्स हैं फेलियर के बारे में, सर्जरी कई बार फेल हो चुकी है ना, इसमें क्या किया है, बहुत सारी वुमेन को डिस्करेज कर दिया है, डरा दिया है, डिटर्ड कर दिया है ना, टू या फिर फ्रॉम हैविंग द सर्जरी, सर्जरी करवाने से वो डर रही हैं, घबरा रही हैं, डिस्करेज हो गई। तो फ्रॉम हैविंग, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज मेन क्वालिफिकेशन ऑन द जॉब, जॉब पे थोड़ी होता है, his main qualifications for the job is his extensive experience and his flexible nature. So answer is A. Next question. India's education sector is expected to grow on 7%. अरे भैया ऑन लगाते हो क्या परसेंट के साथ, याद रखो बाय लगाते हो। तो जब भी आप बात करते हैं मेजर्स की, तो उसके साथ आप किसका इस्तेमाल करते हैं, अक्सर विद, बाय और एट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फॉर का भी करते हैं,
ठीक है, इन 4 प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी चीज़ को मेजर करने की बात करते हैं, किसी चीज़ की वैल्यू करने की बात करते हैं, जैसे या किसी चीज़ की कॉस्ट की बात करते हैं। जैसे मैं कहूँ आई बॉट एप्पल्स एट 90 रुपीज अ किलो। तो मैंने क्या कहा, आई बॉट एप्पल्स एट लगाया, यहां पे मैं फ्रॉम या ऑफ नहीं लगा सकता। या फिर शी सोल्ड हर कार फॉर, अब सही है, रुपीज, फॉर रुपीज 3 लाख। तो अब यहां पे आप एक बात देखिएगा, ये जो अमाउंट है, फॉर किसके लिए आया, अमाउंट के लिए आया, ठीक है। एट किसके लिए आया, रेट के लिए आया। तो जहां रेट की बात होगी वहां आप एट लगाएंगे, है ना, इतने रुपए किलो, इतने रुपए लीटर, इतने रुपए गैलन, है ना। और अगर अमाउंट की बात होगी, एक सम की बात होगी, तो आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे। फॉर 3 लाख, मैंने अपनी साइकिल बेची, आई सोल्ड माई बाईसाइकिल फॉर 2000, है ना। तो आप फॉर का इस्तेमाल इस तरीके से करेंगे। और विद का कैसे करेंगे, और हो गया बाय का, जैसे cloth is sold, milk cloth is sold by मीटर। तो मीटर से बिकता है कपड़ा। तो बाय क्या बताता है, बेसिकली वो स्केल बताता है। बाय क्या बताता है, स्केल, कि किस स्केल की बात हो रही है। और इस तरीके से आप बाय का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो विद नहीं, बेसिकली फॉर, बाय, एट, इन मेजर्स का आप इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे भी आप क्या कर रहे हैं, परसेंटेज, बाय 7%, 7% से। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। इंडिया का जो एजुकेशन सेक्टर है वो एक्सपेक्ट कर रहा है ग्रो करना 7% से इस साल, विच इज 2%, जो 2% ज्यादा है पिछले साल से। तो ए इज द करेक्ट आंसर। Owing the new policy, we feel that the target for, अब देखो यहां पे दिक्कत क्या है, ओइंग टू होता है ना। ओइंग टू का मतलब क्या होता है, ड्यू टू, ये मतलब होता है। तो ड्यू टू द न्यू पॉलिसी वी फील, तो ओइंग के साथ टू लगता है, ओइंग आप ऐसे यूज नहीं करेंगे, है ना। ओइंग टू द न्यू पॉलिसी, ओइंग, ओइंग जब अगले यूज होगा तो वो अलग सेंस में होगा। प्रेपोजिशन साथ में आएगा तो उसका मतलब ड्यू टू होगा, और यहाँ पे सेंस ड्यू टू आना चाहिए। तो ओइंग टू द न्यू पॉलिसी, नई पॉलिसी के हिसाब से हमें ऐसा लगता है दैट द टारगेट सेट फॉर द लिटरेसी रेट, जो टारगेट सेट किया गया है लिटरेसी रेट के लिए फॉर द एजेड में नॉट बी अचीव, तो जो एजेड के लिए किया गया है वो अचीव नहीं किया जा सकता शायद, ये कह रहा है क्वेश्चन। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हैं हम। अपना स्कोर जरूर चेक करिए आफ्टर क्वेश्चन नंबर 10 के बाद अपना स्कोर जरूर चेक करिएगा। तो ये थोड़ी बोलोगे सिंस, सिंस का मतलब होता है बिकॉज, तो तुम क्या बोलोगे, बिकॉज द लैक ऑफ मैन पावर ना, या तो बिकॉज ऑफ बोलो, ठीक है, तो भी चल जाएगा। लेकिन सिंस का मतलब बिकॉज ऑफ नहीं होता, सिंस का मतलब बिकॉज होता है, इसलिए सिंस यहां पे नहीं आ सकता। जैसे मैं कहूं आई डोंट ट्रस्ट हिम सिंस ही इज अ थीफ, भाई मैं उसका भरोसा नहीं करता क्योंकि वो एक चोर है। तो यहां पे सिंस का मतलब बिफोर जैसा, बिफोर जब, सिंस का मतलब बिकॉज जैसा आएगा, समझे ना मेरी बात। अब यहां पे बिकॉज जैसा सेंस काम नहीं करेगा, तो आप सिंस को यहां से उड़ा देंगे। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, आप यहां पे लिख सकते हैं ड्यू टू या ओइंग टू, है ना। तो ड्यू टू द लैक ऑफ मैन पावर, मैन पावर की कमी की वजह से वी कुड नॉट सेट अप फ्री हेल्थ चेकअप, है ना, क्योंकि हमारे पास लोग नहीं थे तो हम फ्री हेल्थ चेकअप नहीं लगा पाए, कैंप्स नहीं लगा पाए, कहां पे, रूरल और बैकवर्ड एरियाज में। आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9,
दी रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में, है ना। रिसेंटली का मतलब क्या होता है, याद रखना इसे, लेटली, इस पे अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। लेटली रिसेंटली इम्पोज्ड, है ना, ड्रेस कोड हैज एनरेज्ड का मतलब क्या है कि गुस्सा दिला देना, है ना, मेक एंग्री। दी फीमेल स्टूडेंट्स, गुस्से, ड्रेस कोड जो अभी नया लगाया है उस पर लड़कियां बहुत गुस्सा हो गई। क्यों, हु विल बी गोइंग ऑन स्ट्राइक, और इसलिए क्या है वो स्ट्राइक पे जाएंगी फ्रॉम टुमारो, कल से स्ट्राइक पे जाएंगी, कल के लिए थोड़ी स्ट्राइक पे जा रही है। एक दिन के लिए अगर पता है स्ट्राइक पे जा रही तो भाई ठीक है चली जाओ, बैठ जाओ, फिर उसके बाद आ जाओगी क्लास में। तो फ्रॉम की बात हो रही है ना, फ्रॉम टुमारो, कल से, आंसर हो जाएगा सी। फॉर टुमारो का मतलब होगा एक दिन के लिए जा रही है, किसी दिन की वजह से जा रही है, ठीक है। तो जैसे हम कहते हैं फॉर क्रिसमस, फॉर ईद, ना, तो ये उस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। तो देखो प्रेपोजिशन से ना बस मीनिंग डिस्टॉर्ट हो जाता है, सेंस डिस्टॉर्ट हो जाता है, इसलिए सही प्रेपोजिशन का लगना ज़रूरी होता है। अगला क्वेश्चन, एवर सिंस शी टुक इन, तो टुक इन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का चार्ज लेना, है ना, किसी चीज को पे चार्ज लेना, किसी चीज का अकाउंटेबल होना, है ना, टू टेक चार्ज। और ये बिल्कुल सही है। एवर सिंस का मतलब है जब से इसने चार्ज लिया है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, किस चीज की, ऑफ द प्रिंसिपल, द नंबर ऑफ ड्रॉप आउट्स, नंबर ऑफ ड्रॉप आउट्स का क्या मतलब है, ए बी सी इज द करेक्ट आंसर। नंबर ऑफ ड्रॉप आउट्स, है ना, नंबर ऑफ ड्रॉप आउट्स होगा, नंबर फॉर ड्रॉप आउट्स होगा। हमेशा आप द नंबर ऑफ बोलते हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास, है ना, द नंबर ऑफ टीचर्स इन PW, है ना, तो इट्स ऑल क्या, ये हम हमेशा ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। एक बार जरा गौर फरमाइएगा कि आपका स्कोर कितना है 10 में से। अगर इन 10 क्वेश्चंस में आपका स्कोर 10 में 5 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, और अगर आपका स्कोर 5 से भी कम है, 4, 3 ऐसा स्कोर है, तो आप एक एवरेज स्टूडेंट से कमज़ोर हैं ओवरऑल इंग्लिश में, है ना। प्रेपोजिशन से आप अपने इंग्लिश का लेवल भी चेक कर सकते हैं बेसिकली। 11, क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है द जॉब रिक्वायर्स, इस जॉब को क्या चाहिए, एक एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है, बोल्ड एकदम पर्सनालिटी, अमंग विद द एकेडमिक्स, अमंग और विद साथ में नहीं आते, या तो कहो विद द एकेडमिक्स स्किल्स तो भी चलेगा। तो फिर इस पार्ट में क्या कर सकते हैं हम, क्या करें, इसको पूरा काट भी नहीं सकते, कुछ तो लिखेंगे, वो तो अलग बात है, तुम यहाँ पे बी आंसर मार के आ जाओगे, तुम्हारा सही तो हो गया। पर बात यह है कि सर क्या लगाएं, तो यहाँ पे एक चीज बहुत बढ़िया फिट हो जाती है जिसको हम कहते हैं अलोंग, समझे, अलॉन्ग विद द एकेडमिक्स स्किल। तो जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी, एकदम बोल्ड पर्सनालिटी, आउट स्पोकन पर्सनालिटी, और किसके साथ, एकेडमिक स्किल्स भी होने चाहिए, अलॉन्ग विद द एकेडमिक स्किल्स। क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है इंस्टेड ऑफ बीइंग अ क्लियर विलन, इंस्टेड ऑफ का क्या मतलब होता है, के बावजूद, है ना, किसी चीज के बावजूद। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग अ क्लियर विलन होने के बावजूद भी ही वॉज नॉट गिवन, उसे नहीं दिया गया बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड, एज ही वॉज नॉट पॉपुलर, क्योंकि वो पॉपुलर नहीं था। पॉपुलर के साथ विद लगाते हैं, पॉपुलर विद हिज टीचर्स, क्योंकि उसे टीचर्स नहीं जानते थे, पॉपुलर विद। सो ए बी सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, आप देखिए, समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे ये क्वेश्चन प्रेपोजिशन से ज़्यादा मीनिंग पे बेस्ड होते हैं, इसलिए अगर जो मीनिंग समझता है वो इसको ठीक भी कर पाता है। तो इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ डिसमिसिंग, मतलब जैसे कुछ और करने के बजाय कुछ और आपने कर दिया। जैसे मैं कहूं डिस्पाइट या फिर इन स्पाइट ऑफ, ये दोनों बराबर होते हैं। आप चाहो इसको यूज कर लो या फिर आप चाहो तो इसको यूज कर लो, ये दोनों बराबर होते हैं, इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे, बराबर होते हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि कभी डिस्पाइट के साथ आप ऑफ नहीं लगाना,
डिस्पाइट के साथ कभी भी आप ऑफ नहीं लगाना। सो डिस्पाइट इज इक्वल टू इन स्पाइट ऑफ। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कहा इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही गॉट फेल्ड। क्या मतलब हुआ? मतलब यह हुआ कि मेहनत करने के बावजूद भी, तो इसका मतलब क्या आता है, के बावजूद भी। तो इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ऑफ का मतलब यह आता है इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, है ना, इन स्पाइट ऑफ, इंस्टेड नहीं, इंस्टेड का मतलब होता है उसको छोड़ के, इंस्टेड ऑफ। तो इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, मेहनत करने के बावजूद भी, ही गॉट फेल्ड, वो फेल्ड हो गया। तो इन स्पाइट ऑफ in spite of dismissing the workers, the company decided, कंपनी ने क्या डिसाइड किया, के बावजूद थोड़ी होगा, instead बोलोगे ना, instead of क्यों बोलोगे, instead of dismissing the workers को डिसमिस करने के बजाय, यहाँ पे के बावजूद, इसका मतलब है के बजाय। इंस्टेड का मतलब क्या होता है, उसके बजाय, और इसके बावजूद मतलब ये हुआ उस पर भी ये किया जा रहा है। वैसे जैसे कोई तुम्हारे झापड़ मार दे, है ना, और उस पर भी तुम उसका साथ दो, कोई तुम्हारे बाल काट दे, उस पर भी तुम उसका साथ दो, है ना, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, उस पर भी, है ना। और इन स्पाइट ऑफ क्या हो जाएगा, के बावजूद, ये होने के बावजूद भी तुम उसका साथ दो। तो इन स्पाइट ऑफ, देखो जब तुम इसे हिंदी में समझते हो ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन है ना, मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ को आप हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर सकते, दो अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। तो जब आप कहते हैं इन स्पाइट ऑफ, तो इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है, ठीक है, डिस्पाइट और इंस्पाइट बराबर होते हैं। इन दोनों का मतलब होता है किसी चीज के अगेंस्ट जाना। जैसे इन स्पाइट ऑफ बैड वेदर ही वेंट आउट, खराब मौसम के बावजूद भी वो बाहर गया, ठीक है। या मैं कहूँ इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क, मेहनत करने के बावजूद भी ये वो फेल हो गया, तो ये के बावजूद बताता है, ठीक है, अगेंस्ट जाना किसी चीज़ के। इंस्टेड ऑफ बताता है ऑप्शंस। जैसे मैं तुमसे कहूँ इंस्टेड ऑफ वर्किंग हार्ड यू आर प्लेइंग, मेहनत करने के बजाय, के बजाय बताता है, ये के बावजूद, ये के बजाय बताता है ना। तो के मेहनत करने के, क्या बोला मैंने, इंस्टेड ऑफ स्लीप, इंस्टेड ऑफ वर्किंग हार्ड, मेहनत करने के बजाय यू आर स्लीपिंग, के तुम सो रहे हो या खेल रहे हो। या मैं तुमसे कहूं इंस्टेड ऑफ लर्निंग इंग्लिश यू आर वेस्टिंग योर टाइम विद योर फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखने के बजाय तुम अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो इंस्टेड बिल्कुल अलग है, जो ऑप्शन जैसा आपको कुछ बताएगा कि के इसके बजाय तुम ये कर रहे हो, ये आपको गो अगेंस्ट बताएगा कि तुम्हें करना ये था, तुम ये कर रहे हो। तो इन स्पाइट ऑफ, तो इन स्पाइट की जगह क्या हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ डिसमिस करने के बजाय वर्कर्स को, द कंपनी डिसाइडेड टू आस्क देम, कंपनी ने ये सोचा कि उनसे पूछेंगे या उन्हें अवेल कराएंगे वॉलंटरी रिटायरमेंट, जब वो रिटायरमेंट चाहेंगे तब। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। ओवर 80% फ्रॉम अस थोड़ी बोलोगे, हम में से, हिंदी ट्रांसलेशन कर दिया आपने। सो ओवर 80% ऑफ अस, है ना, हम में से के लिए हम ऑफ करते हैं। टीचर नहीं पूछती थी विच ऑफ यू हैव डन दिस, तुम में से किसने किया है, तो ऑफ का इस्तेमाल होता है। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी फ्रॉम द कैंडिडेट्स, फिर मैंने तुम्हें अभी वही जो पिछला क्वेश्चन है सेम यही है। क्या कह रहा है, हाउ मैनी ऑफ अस, ही तो बोलोगे हाउ मैनी ऑफ अस, हम में से कितने कैंडिडेट हैं जिन्होंने अटेंड किए हैं रेगुलर क्लासेस, तो हम में से कितने कैंडिडेट हैं, हाउ मैनी ऑफ अस बोलते हैं, विच ऑफ यू हैव डन इट बोलते हैं ना, फ्रॉम का इस्तेमाल नहीं करेंगे इस केस में। क्वेश्चन नंबर 16, वीडियो गेम्स डू नॉट नेसेसरली अफेक्ट, तो अफेक्ट के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आती, आपने सीखा था और यहाँ पे नहीं आई है, मतलब ये पोर्शन तो सही है। तो वीडियो गेम्स जो हैं
वो नेसेसरली ज़रूरी नहीं है कि अफेक्ट करें आपके एकेडमिक रिजल्ट्स को, आपके स्कूल के रिजल्ट्स को, आपकी पढ़ाई को अफेक्ट करें बच्चों की, विच इज़ कॉन्ट्रारी टू। और ये जबकि जिस क्या है, कॉन्ट्रारी टू भी बिल्कुल सही है, कॉन्ट्रारी टू बिल्कुल सही यूसेज है। कॉन्ट्रारी टू का मतलब है अगेंस्ट जाना, जो कि अगेंस्ट है ज़्यादातर पेरेंट्स के सोच को लेके। तो ज़्यादातर पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं कि वीडियो गेम्स अफेक्ट करते हैं बच्चों की एकेडमिक रिकॉर्ड्स को, एकेडमिक रिजल्ट्स को, पर ऐसा नहीं होता है, मोस्टली ऐसा नहीं होता है। तो डी, नो एरर, कोई भी गलती नहीं है भाई, नो एरर, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए यहां पे ना क्या है ना, टॉकिंग अबाउट बेटर रहेगा या टॉक्ड अबाउट द मिनिस्टर, क्योंकि यहां पे जरा समझने की कोशिश कीजिए। टॉक फॉर का मतलब कुछ और होता है, टॉक अगेंस्ट का मतलब कुछ और होता है, और टॉक अबाउट के बाद मतलब कुछ और होता है। तो जब आप कहते हैं टॉक फॉर, तो इसका मतलब होता है सपोर्ट करना, सपोर्ट करते हुए बोलना। अगेंस्ट फॉर का मतलब होता है किसी चीज को डिनाई करते हुए बोलना, उसके अपोजिट में बोलना। और टॉक अबाउट का मतलब होता है न्यूट्रल, कुछ भी बस बोलना, किसी चीज के बारे में डिस्कस करना। बेसिकली टॉक अबाउट इज डिस्कस, ठीक है। सो द मिनिस्टर मेड अ रेयर अपीयरेंस, रेयर का मतलब है बहुत ही कमी वाली अपीयरेंस पार्टी में, जो नहीं आता था आया पार्टी में। एंड वाज हर्ड, और उसे सुना गया, टॉकिंग अबाउट हिज नेक्स्ट वेलफेयर स्कीम, के उसकी अगली अच्छाई वाली, वेलफेयर बेहतर करने वाली स्कीम क्या है ना, जो कि लॉन्च होगी बहुत ही जल्दी। तो इट शुड बी ए, बी इज द करेक्ट आंसर। टॉक, टॉक्ड अबाउट, है ना। तो तीनों का मीनिंग मैंने आपको बता दिया उस हिसाब से, ना कि वो सपोर्ट करके बोल रहा था अपनी स्कीम को। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सपोर्ट करके, यूजुअली हम क्या बोलते हैं, उसके बारे में बात कर रहा था। तो जनरल सेंस में हम हमेशा एरर लगाते हैं, आंसर बी होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए प्रायर का मतलब क्या होता है। ये जो प्रायर वर्ड है ना, ये आपको प्रायोरिटी से बना है, प्रायोरिटी से बना है ना। और प्रायर का जो ऑपोजिट होता है वो बिफोर होता है। बेसिकली यहाँ पे जो वर्ड आना चाहिए बिफोर होना चाहिए, दोनों अलग वर्ड है। प्रायर का मतलब होता है प्रायोरिटी बेस में, जैसे डेथ इज, या मनी इज प्रायर टू फेम, लोगों को पैसा चाहिए, शोहरत, तो पैसा पहले चाहिए। मनी इज प्रायर टू फेम ना, तो प्रायर टू हमने यूज करते हैं पहली बात तो यहाँ पे टू भी मिसिंग है। दूसरी चीज क्या है कि हम प्रायर जब हम प्रायोरिटी दिखाना चाहते हैं तब यूज करते हैं। बिफोर का मतलब जब हम टाइम के सेंस में यूज करते हैं तो हम बिफोर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे टाइम के सेंस में यूज कर रहे हैं। सो 2 months प्रायर नहीं, 2 months बिफोर। बिफोर टाइम के सेंस में यूज होता है और प्रायर प्रायोरिटी के सेंस में यूज होता है। तो आंसर हो जाएगा ए। तो 2 महीने पहले ओपनिंग सेरेमनी से एशियन गेम्स की एक मेजर स्पॉन्सर ने हैज पुल्ड बैक, है ना, अपना पैसा वापस निकाल लिया, मना कर दिया, हम नहीं करेंगे। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ गए हैं हम। द ग्रेसफुल फोक डांस वॉज परफॉर्म्ड सो वेल बाय द होल ग्रुप, जो इतना बेहतरीन शानदार फोक डांस था वो परफॉर्म किया गया इतना बढ़िया पूरे ग्रुप के द्वारा, दैट नो वन इन द ऑडियंस फेल्ट बोर। तो भाई मुझे तो कोई गलती नहीं दिख रही, एक बार और देख लेते हैं ना। ग्रेसफुल फोक डांस वॉज परफॉर्म्ड सो वेल बाय द होल ग्रुप दैट नो वन इन द ऑडियंस फेल्ट बोर। नो एरर, डी इज द करेक्ट आंसर। तो भैया नो एरर वाले में एक बार पढ़ा करिए, अगर लग रहा है कोई एरर नहीं है तो वेरीफाई करिए और भग से लगाइए और आगे बढ़ जाइए, है ना, कॉन्फिडेंट रह के आगे बढ़िए। द रोड वाइडनिंग एक्सरसाइज डिस्टरप्टेड द ट्रैफिक सिंस 2 days बट इट वॉज वर्थ इट। तो कह रहा है जो रोड वाइड करने वाला एक्सरसाइज चल रही थी, एक्सरसाइज का मतलब है कि काम चल रहा था सरकार द्वारा, म्यूनिसिपैलिटी द्वारा, कि क्या वो रोड को वाइड किया जा रहा था। तो द रोड वाइडनिंग एक्सरसाइज डिसरप्टेड, जिसने सब डिस्टर्ब कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया क्या, सारा ट्रैफिक, फॉर 2 days। क्योंकि 2 days क्या है, पीरियड है। अगर आपको टेंसेस याद हो तो मैंने आपको बताया था पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। और जब भी पॉइंट ऑफ टाइम होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम का क्या मतलब है, एग्जैक्ट टाइम, इनिशियल टाइम, एग्जैक्ट टाइम या फिर इनिशियल टाइम।
अब एग्जैक्ट टाइम, इनिशियल टाइम, जैसे मैं कह दूं लास्ट नाइट, yesterday, 1920, संडे, ये सारे एग्जैक्ट टाइम है, फिक्स टाइम है, 2 o'clock। लेकिन अगर पीरियड ऑफ टाइम के लिए मुझे कहना पड़ेगा तो मुझे कहना पड़ेगा 2 hours, 2 o'clock नहीं, 2 hours, 6 weeks, 9 years, 11 months। समझे मेरी बात? तो ये सारे के हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? द रोड वाइडनिंग एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज रोड वाइडनिंग वाली, डिसरप्टेड का मतलब क्या है? डिस्टर्ब्ड द ट्रैफिक। अब याद करिए जरा टेंसेस वाली क्लास, यहां पे सिंस की जगह फॉर आएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि फॉर आता है किसके लिए? पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ड्यूरेशन के लिए, है ना, अंतराल के लिए। जैसे 2 days, 9 weeks, 3 months, ये सारे क्या है? पीरियड है, अंतराल है, कोई ड्यूरेशन है। और ऑन दी अदर हैंड हम सिंस का इस्तेमाल कब करते हैं? जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे होते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम या फिर एग्जैक्ट टाइम, इनिशियल टाइम। ठीक है, सो द रोड वाइडनिंग एक्सरसाइज डिस्टर्ब्ड द ट्रैफिक सिंस नहीं, फॉर 2 days। यहां पे अगर कोई पॉइंट ऑफ टाइम होता, जैसे कि लास्ट संडे, या कोई डेट होती 1920, 15 अगस्त, ठीक है, 2 o'clock, तो ऐसे केसेस में आप सिंस लगा सकते थे। इस बात को और गहराई से जानने के लिए आप क्या कर सकते हैं? टेंसेस वाली क्लास देख सकते हैं विक्रांत बैच की। टेंसेस में मैंने सिंस और फॉर को और शानदार तरीके से समझाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Nobody can deny that Gandhi's idea are different। तो different के साथ preposition from आता है, then नहीं आता। more के साथ then आता है, लेकिन different from। So nobody can deny, कोई मना नहीं कर सकता कि गांधी के जो आइडिया थे are different from अन्नास, अन्नास के आइडिया से different थे। तो आंसर is C। नेक्स्ट क्वेश्चन। He was not at home, वो घर पे नहीं था, but at work, पर वो कहां पे था? काम पर था। तो दो अलग अलग प्रेपोजिशन लगेंगे, दो अलग अलग वर्ड्स के साथ, होम के साथ at और वर्क के साथ भी at। When the thieves entered, अब यहां पे entered in नहीं आएगा या entered into नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं enter के साथ प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं। पहले पेज पे ही बताया था जब मैं बता रहा था कि कहां कहां प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? एट होम बट एट वर्क। क्वेश्चन नंबर 23। While she was returning home, a goon attacked on her। तो देखिए वही आ गए, omission of preposition वाले क्वेश्चन आ गए। attacked on her नहीं होगा भाई, attacked her, है ना, attacked her। So A, B, C is the correct answer, attacked her। Next question। The decline of her moral, the decline of her moral नहीं, the decline in her moral, है ना। decline किसी चीज में होती है, the decline in her moral values,
ये मतलब है इसका कि जो उसके सिद्धांत हैं या उसकी नैतिकता है उसके अंदर जो गिरावट आई है, द डिक्लाइन इन हर मॉरल वैल्यूज। तो डिक्लाइन के साथ ऑफ नहीं, इन का इस्तेमाल करते हैं खास तौर से जब आप मॉरल वैल्यूज या किसी वर्च्यूज या गुड क्वालिटीज या बैड क्वालिटीज की बात करते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। तो कह रहा है जो डिक्लाइन हुई उसकी मॉरल में, उसके सिद्धांतों में या फिर उसकी नैतिकता में, वॉज कॉज्ड बाय अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, उसकी वजह बहुत सारे फैक्टर हैं। दैट वाज वंस फैसिनेशन टू हर। हाँ, एक टाइम पे उसको बड़े फैसिनेटिंग लगते थे, वो फैसिनेशन थे उसके लिए, और अब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25। अब ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई, दिमाग वाला क्वेश्चन है। 2 ऑफ माई फ्रेंड्स कॉल्ड ऑन मी, है ना। तो कॉल्ड ऑन मी, आप सोच रहे होंगे इसका क्या मतलब है। कॉल्ड ऑन का मतलब होता है विजिट पे करना, है ना। विजिटेड मी कह सकते हैं आप। सो 2 ऑफ माई फ्रेंड विजिटेड मी, है ना। विजिटेड मी ऑन यस्टरडे नहीं कह सकते, अभी मैंने आपको पीछे बताया था। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हुआ होगा कि कॉल्ड के साथ कुछ बच्चों ने ऑन हटा दिया होगा। कॉल्ड ऑन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू पे अ विजिट, है ना। शी कॉल्ड ऑन मी व्हेन आई वाज सिक, तो वो उसने मेरे पे एक विजिट पे करी थी जब मैं बीमार था। सो 2 ऑफ माई फ्रेंड्स कॉल्ड ऑन मी, कब, यस्टरडे व्हेन आई वाज इन द कॉलेज लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी में था तो मेरे 2 फ्रेंड्स ने आके मुझसे मिले। तो ए बी सी इज द करेक्ट आंसर। पर यस्टरडे से पहले प्रेपोजिशन नहीं आएगा, ऑन यस्टरडे नहीं आएगा, ये मैंने आपको पढ़ाया है आज ही। क्वेश्चन नंबर 26। श्रेयास took to me to a hotel and ordered। अब ordered के साथ प्रेपोजिशन नहीं आता, ये भी कब पढ़ाया मैंने, ओमिशन में पढ़ाया है, आज ही पढ़ाया है ना। जो तुम्हें पूरी लिस्ट दी है, स्ट्रेस, रिडिक्यूल, है ना, अटैक, डिमांड, कंट्रोल, टेल, ये सारे वर्ब्स लिखवाए हैं, उसमें ये भी था क्या, ऑर्डर भी था। तो ऑर्डर के साथ फॉर नहीं आएगा जब ये वर्ब की तरह काम करेगा। तो क्या कह रहा है, तो हम हमेशा क्या बोलेंगे, आई ऑर्डर्ड अ पिज्जा, ना कि आई ऑर्डर्ड फॉर अ पिज्जा। समझ रहे हो ना मेरी बात। सो आई ऑर्डर्ड अ पिज्जा। तो श्रेयास टुक मी टू अ होटल एंड ऑर्डर्ड 2 cups of coffee which the waiter brought instantly। तो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 27। देखिए, द स्टूडेंट्स कंप्लेन टू द प्रिंसिपल, क्या मतलब हुआ कि स्टूडेंट ने कंप्लेन करी टू द प्रिंसिपल। अब कुछ बच्चों ने ये 2 काट दिया होगा, तो उन बच्चों को मैं बता दूं ये 2 बिल्कुल सही है, ठीक है। तो याद रखो, देयर आर सर्टेन वर्ब्स, कुछ वर्ब्स होती हैं विच टेक TO2, वो 2 लेती हैं अपने बाद, विच टेक 2 आफ्टर देम। कब, इफ ऑब्जेक्ट, अगर उनका ऑब्जेक्ट क्या हो, इफ ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन, अगर उनका ऑब्जेक्ट कोई पर्सन हो, है ना। ये कौन सी वर्ब्स होती हैं, मैं आपके प्यार में लिख देता हूं, से। आप इसको मेरे साथ नोट करते रहेंगे और देखते रहेंगे। से, रिपोर्ट, प्रे, डिस्क्राइब, suggest, propose, speak, reply, complain, explain। टॉक, लिसन और राइट। ठीक है भाई, तो ये कुछ वर्ब्स हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है कि इनके साथ
आप TO2 का इस्तेमाल करेंगे अगर पर्सन है बाद में। जैसे मैं कहूं I said to him, I said to him, तो ये टू क्यों आया? क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट है, पर्सन है, हिम है। और अगर होता I said a lie, तो पर्सन नहीं है, नहीं आया टू। ऐसे ही रिपोर्ट, she reported the matter, तो देखो टू नहीं आया क्योंकि पर्सन नहीं है, मैटर है। और अगर मैं कहता शी रिपोर्टेड टू मी, तो देखो टू आ गया क्योंकि मी है। तो ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद टू आएगा। कब? अगर उनका ऑब्जेक्ट कोई पर्सन होगा। अगर पर्सन नहीं होगा, जैसे लाई है, रिपोर्टेड है, मतलब मैटर है, तो एक अलग बात है, तो नहीं आएगा। जैसे ही डिस्क्राइब्ड द इंसिडेंट, ही डिस्क्राइब्ड द इंसिडेंट, तो डिस्क्राइब्ड टू द इंसिडेंट नहीं होगा, है ना। या फिर ही डिस्क्राइब्ड टू मी द इंसिडेंट, ऐसे कह सकते हो। पर्सन आएगा तो टू लगाना पड़ेगा तुम्हें। तो द स्टूडेंट्स कंप्लेंट टू द प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल तो पर्सन ही है भैया, इंसान ही है। अगेंस्ट द वार्डन एंड द पुअर मैनेजमेंट ऑफ द हॉस्टल, वार्डन के खिलाफ और बेकार मैनेजमेंट के खिलाफ स्टूडेंट्स ने कंप्लेन करी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदाउट कंसिडरिंग फॉर अ मोमेंट, एक मिनट सोचे बिना ही इंटरेस्टेड मी के साथ विद आना चाहिए। क्यों? इंटरेस्ट का मतलब समझेंगे। इंटरेस्ट का मतलब होता है किसी चीज के लिए सामने वाले पे भरोसा जताना, है ना, या ये दिखाना कि तुम उस पर भरोसा करते हो, इंटरेस्ट करते हो। सो आप क्या कहना चाह रहे हैं? ही इंटरेस्टेड मी विद ऑल द इंपॉर्टेंट वर्क, के उसने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी सारा इंपॉर्टेंट वर्क करने की, इंटरेस्ट किया मुझे, मतलब मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। तो इंटरेस्टेड के साथ विद आता है। हम वैसे ट्रस्ट के साथ भी विधि लगाते हैं, डोंट ट्रस्ट मी, हम ये बोलेंगे, या डोंट ट्रस्ट हिम फॉर दिस थिंग, ये भी होता है थिंग के लिए। तो अगर देखो मुझे ना ऐसी याद है प्रेपोजिशन रीडिंग कर करके, है ना, तो इट्स लाइक अगर आप बोलेंगे ही ट्रस्ट्स यू फॉर दिस, इस चीज के लिए वो तुम पे भरोसा करता है, ही ट्रस्ट यू फॉर दिस, या फिर ही ट्रस्टेड मी विद ऑल हिज फेथ, हम ऐसे भी ट्रस्ट को यूज करते हैं, है ना, उसने मुझ पे विश्वास किया, कैसे? अपने सारे फेथ के साथ, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों ही प्रेपोजिशंस आ जाती हैं, पर यहाँ पे विद इज बेटर, तो आंसर हो जाएगा सी, ही एंट्रस्टेड मी विद ऑल द इंपॉर्टेंट वर्क। क्वेश्चन नंबर 29, कह रहा है somebody रिपोर्टेड टू मी, है ना, तो रिपोर्टेड टू मी सही है क्या? हाँ जी, लो चेक कर लो, रिपोर्ट दिख रहा है तुम्हें? दिख रहा है। एग्जाम्पल भी दिया था मैंने तुम्हें, फिर भी तुम भूले, है ना, कहीं कुछ तो भूले होगे। तो भूलने की वजह जानते हो क्या है? कि प्रैक्टिस कम है और रीडिंग कम है। तो somebody रिपोर्टेड टू मी बिल्कुल सही है, दैट सुमित हैड फॉलन इन द वेल, कि सुमित कुएं में गिर गया है, और nobody had tried to save him, और किसी ने उसको बचाने की कोशिश ही नहीं की है। बड़ा सस्ता बच्चा है सुमित। तो डी इज द करेक्ट आंसर, डी। क्वेश्चन नंबर 29, अब देखो भाई, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है जहां पे प्रेपोजिशन लगना होता है पर प्रेपोजिशन लगाया नहीं गया होता है, गायब होता है। सो देयर आर सर्टेन एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स हैं दैट कैन लिव विदाउट वाटर, जो रह सकते हैं बिना पानी के, विदाउट, अच्छा, दैट कैन लिव विदाउट एनी एफर्ट, अच्छा, जो रह सकते हैं बिना किसी एफर्ट के। कहाँ पे? बोथ, दोनों जगह पे, पानी में भी एंड ऑन लैंड। तो भैया जब पानी के साथ इन लगा रहे हो, इन वाटर कह रहे हो, तो ऑन लैंड भी तो कहोगे। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? सी आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो ये थे आज के आपके क्वेश्चंस प्रेपोजिशंस के। पर यही नहीं है, प्रेपोजिशंस के कुछ और क्वेश्चंस भी हम आपके साथ करेंगे बहुत जल्दी। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ वोकैब के एक सुहाने सफ़र पे, है ना। आप मुझे स्कोर बताएंगे आउट ऑफ 30 आपका कितना स्कोर आया है। उसी के बेसिस पे मैं अगली क्लास आपकी प्लान करूँगा कि अगली क्लास में मुझे कैसे क्वेश्चंस लेके आने चाहिए। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर कितना आया कमेंट बॉक्स में। अब हम चलते हैं वोकैबुलरी पे। हियर वी गो फॉर सिनोनिम्स। क्वेश्चन नंबर 1 नज़र डालेंगे और फिर मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा कि भाई क्या था इसमें। हाँ भाई, तो डिसीव का मतलब क्या होता है आप सब शायद जानते हैं। डिसीव तो बहुत ही कॉमन वर्ड है। तो डिसीव का मतलब होता है चीट। पर डिसीव की जगह आपसे कुछ और भी वर्ड पूछा जा सकता था, जैसे स्विंडल, कॉन, लीजरडिमेन, शिकैनरी, रियूस, बिल्क। ये सारे के सारे क्या होते हैं, चीट करना होता है, किसी को चीट करना होता है ना। तो ये या फिर हेरा फेरी करना होता है। तो हेरा फेरी करना या चीट करना, ये सारे के सारे डिसीव में आते हैं। अच्छा, विड्रॉ का मतलब क्या होता है? विड्रॉ का मतलब होता है किसी चीज को टेक बैक, वापस कर लेना ना। विड्रॉ कर लेते हैं हम, पुल बैक, पीछे खींच लेना। तो या फिर किसी चीज को रिमूव कर देना, विड्रॉ कर लेना, है ना। तो अल्टीमेटली हम पैसे बैंक से क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं। प्रोवाइड तो आपको पता है और गाइड भी आपको पता है, तो आंसर हो जाएगा ए। और आपको मिले यहाँ पे बहुत सारे सिनोनिम्स। हियर वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 32। व्हाट इज क्यूरेटिव? तो हम सब जानते हैं क्यूरेटिव कहाँ से बना। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया होता तो किसी का गलत नहीं हुआ होता ये, है ना। तो केयर से बना, केयर से। सो केयर से बना क्यूरेटिव, मतलब हीलिंग, रेमीडियल, मेडिसिनल, है ना। कोई चीज़ है जो मेडिसिनल है, हीलिंग है, ठीक करती है किसी को, है ना, उसे हम क्यूरेटिव भी बोल देते हैं। केयरिंग, हीलिंग, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम हो गए। फीडिंग मतलब खिलाने वाला, डैमेजिंग आपको पता है। ट्रेम्बलिंग इज शेकिंग, शेकिंग, शेकिंग विथ फियर, ट्रेम्बलिंग विथ फियर। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज डी। और आपको यहाँ पे मेडिसिनल, रेमीडियल, हीलिंग, क्यूरेटिव, केयरिंग, सारे क्यूरेटिव के सिनोनिम मिले हैं। कॉन्जीनियल क्या होता है? व्हाट इज कॉन्जीनियल? बस 10-10 सेकंड दूंगा मैं आपको सबके लिए। तो कॉन्जीनियल कौन होता है? कॉन्जीनियल ऐसा होता है जिसके साथ आपको अच्छा लगे, जो आपका दोस्त टाइप का होता है, बेसिकली फ्रेंडली है आपके साथ, फ्रेंडली है, कंपेनियनेबल है। कोई आपके साथ कॉन्जीनियल है, कंपेनेबल है, जिसके साथ आपको अच्छा लगता है, फ्रेंडली है, एमिएबल भी कह सकते हैं। एमिएबल, कंपेनिएबल, फ्रेंडली, कॉन्जीनियल, कंपैटिबल, बेसिकली कंपैटिबल, जिसके साथ आपको अच्छा लगता हो। अलूफ कौन होता है? अलूफ होता है बेसिकली रेक्लूस, रेटिसेंट। ये ऐसा आदमी है जो यूजुअली कम बोलता है और अकेला रहने की कोशिश करता है, अलूफ। जैसे बहुत सारे डॉग्स होते हैं, उनको हम अलूफ बोलते हैं। उनमें से एक बुल मैस्टिफ भी होता है, अकेला पड़ा रहता है यूजुअली। कुछ प्लेफुल हो जाते हैं, पर ज़्यादातर कुछ ऐसे, जैसे बुलडॉग, बुलडॉग एक जो ब्रिटिश बुलडॉग आता है, वो यूजुअली अलूफ होता है, पड़ा रहता है एक तरफ। तो ये अलूफ, रेक्लूस, रेटिसेंट, है ना, मतलब अनसोशल, है ना। मतलब एंटी सोशल मत कहना। एंटी सोशल जो सोसाइटी के अगेंस्ट होता है, अनसोशल जो सोसाइटी में मिक्स नहीं होना चाहता ज़रा। बॉम्बास्टिक आप जानते हैं, बॉम्बास्टिक का मतलब होता है फ्लैशी, ऑस्टेंसिबल, है ना, शोवी। तो
ये इन सब का मतलब क्या होता है, जो बड़ा दिखावे का हो, भड़कीला चमकीला, एकदम बहुत दिखावे वाला, बॉम्बास्टिक स्पीच, है ना, कि ऐसी स्पीच बहुत फ्लावरी कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बहुत ज्यादा शो ऑफ वाला। सर्वाइल क्या होता है? साइकोफेंटिक जानते हो, जिसके अंदर चापलूसी हो, है ना, चापलूस जो होता है साइकोफेंटिक। या फिर सर्वाइल कैजुअल कोक्स, ये क्या होता है? किसी को क्या करना, चापलूसी करना, किसी को चापलूसी करना, कैजुअल करना, मीठी मीठी बातें करना, फॉनिंग, है ना, ये सारे के सारे क्या होते हैं? चापलूसी करना। ऑब्सिक्वस भी होता है सर्वाइल। सबसर्विएंट, तो सबसर्विएंट, ऑब्सिक्वस, साइकोफेंटिक, कैजुअल, कॉक्स, फॉनिंग, ये सारे के सारे क्या होते हैं? चापलूसी वाले बंदे होते हैं। तो बहुत सारे वर्ड एक बार फिर से आपको इस पेज पे भी मिले हैं और आंसर हो जाएगा कंपैटिबल सी। क्या बात है, मजे आ गए तुम्हारे। क्वेश्चन नंबर 34, एक्सप्लिसिट क्या होता है? व्हाट इज एक्सप्लिसिट? एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कोई चीज जो एकदम क्लियर है, ल्यूसिड, क्लियर, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ये थोड़ा सा ना ब्लर होता है तो इसको नहीं लिख रहे हैं। ट्रांसल्यूसेंट बटर पेपर होता है तो वो अक्सर ब्लर हो जाता है। या फिर अनइक्विवोकल, अनएम्बिगुअस, ल्यूसेंट, ल्यूसेंट भी क्या होता है? एकदम जो क्लियर होता है। तो ल्यूसेंट, एक्सप्लिसिट, क्लियर, ट्रांसपेरेंट, इन सब का मतलब होता है एकदम पारदर्शी, क्लियर, जिसमें आपको साफ दिख रहा हो। एपरेंट भी कह देते हैं, एपरेंट है, बिल्कुल ये साफ दिखता है। ठीक है। कंपैटिबल अभी आपने पीछे देखा था, जो किसी के साथ कंपैटिबल हो सकता हो, फिक्स हो सकता हो, फ्रेंडली हो सकता हो, है ना। और अनइंटेंजिबल, ये वन वर्ड है जिसका मतलब होता है दैट कांट बी अंडरस्टूड, जिसे समझा नहीं जा सकता है। अनइंटेलिजिबल राइटिंग, किसी की राइटिंग ऐसी है जिसको कोई समझ नहीं पा रहा है, या कोई स्क्रिप्ट आई है पुरानी कहीं से जो अनइंटेलिजिबल है, जिसको समझा नहीं जा रहा है। अच्छा, इक्विवोकल, अनइक्विवोकल आपने देखा यहाँ पे क्लियर था, तो इक्विवोकल क्या होगा? एम्बिगुअस हो जाएगा। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? जो कि क्लियर ना हो, जिसके एक से ज्यादा मीनिंग हो, मतलब हैविंग मोर देन वन मीनिंग, या कुछ ऐसा जो आपको कंफ्यूज कर दे, दैट इज इक्विवोकल। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, एक्सप्लिसिट का ल्यूसिड। तो बहुत सारे सिनोनिम एक बार फिर मिले हैं आपको। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35। तो भाई हाँ भाई, तो आइडियोलॉजी का क्या मतलब होता है? आइडियोलॉजी का मतलब होता है सिद्धांत किसी के, है ना। आइडियोलॉजी मतलब सिद्धांत, टेनेट्स, प्रिंसिपल्स, डॉगमास, क्रीड, बिलीफ, सिद्धांत किसी चीज के। एक वर्ड और होता है इसके लिए, सी ए, कैनन्स, कैनन्स भी बिलीव्स होती हैं। तो टेनेट्स, प्रिंसिपल्स, डॉगमास, क्रीड, कैनन्स, बिलीफ, आइडियोलॉजी, ये सारे के सारे बिलीव होते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। कॉन्ट्रैक्ट आप जानते हैं, एक्सपेंड का उल्टा जो होता है सुकड़ जाना, मतलब कॉन्ट्रैक्ट इज टू श्रिंक, श्रिंक हो जाना। मार्क आपको पता है, रिकॉग्निशन का मतलब होता है फेम, है ना, आपको कहीं से शहरत मिल रही हो, फेम। तो आंसर हो जाएगा बी। और एक बार फिर से आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 सिनोनिम्स मिले हैं किसके? आइडियोलॉजी के। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज लॉफ्टी?
तो लॉफ्टी का मतलब क्या होता है? लॉफ्टी का मतलब बेसिकली टॉल होता है, लंबा। बट इसका एक मतलब और भी आता है, एरोगेंट, है ना। दोनों मतलब होते हैं इसके, एरोगेंट। तो एरोगेंट मतलब हॉटी। हॉटी कौन होता है? HAUGHTY, हाँ, हॉटी, एरोगेंट, प्राउड, घमंडी। एक वर्ड और आता है इसके लिए, कंसीइटेड। सो कंसीइटेड, एरोगेंट, हॉटी, प्राउड, स्नॉबिश। ठीक है। अब अगर इस हिसाब से देखें तो टॉल के लिए हमारे पास एक ही वर्ड है यहाँ पे, टावरिंग। ठीक है। हम्बल तो पोलाइट होता है, पोलाइट, डिसेंट, हम्बल, जेनरस, ये सारे हो जाएंगे। साइलेंट, क्वाइट होता है, तो इससे भी कोई मतलब नहीं है। प्लेन मतलब सिंपल। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? टावरिंग। ए इज द करेक्ट आंसर। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि आपसे सिनोनिम ना पूछ के उसका दूसरा वाला मीनिंग पूछा होता है, उसी के हिसाब से आपको लगाना होता है। जब ये क्वेश्चन मैंने देखा, ये प्रीवियस ईयर से उठाया हुआ क्वेश्चन है, तो लॉफ्टी, मुझे लगा यार लॉफ्टी तो हमेशा एरोगेंट ही होता है, लेकिन टॉल भी होता है, पर टावरिंग भी आप लगा सकते हैं। तो इसी सेंस में लिखा है कि आपको ऊंचा समझता है, टॉल समझता है, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, मैलिग्नेंट। रूट वर्ड्स में जब मैंने आपको मैलाइन कराया था, तो मैंने आपको इसके सिनोनिम्स भी कराए थे, और मैंने आपको ये वर्ड भी समझाया था। तो मुझे उम्मीद है ये तो आप बना देंगे। व्हाट इज मैलिग्नेंट? मैलिग्नेंट इज मैलाइन, मैलिशियस, विशियस, वाइल, मतलब कुछ ऐसा जो कि बड़ा कमीना हो, गंदा हो। मेलवोलेंट, स्पाइटफुल, विलानस। तो ये सारे के सारे होते हैं बुरे। आंसर हो जाएगा विशियस। भाई बेनिफिशियल क्या होता है? बेनिफिशियल के लिए वर्ड आता है एक्सपीडियंट, प्रॉफिटेबल, गेनफुल, लुक्रेटिव। सारे के सारे क्या है? लाभदायक, लाभदायक। तो एक्सपीडियंट, प्रॉफिटेबल, गेनफुल, लुक्रेटिव, बेनिफिशियल, सारे के सारे लाभदायक। आंसर हो जाएगा इसका ए। लविंग आप जानते हैं, जो प्यारा हो, लविंग। हेल्दी भी आप जानते हैं, हेल्दी के लिए एक वर्ड आता है सेल्यूब्रस। सेल्यूब्रस इज हेल्दी। ठीक है। तो ये वर्ड आप नोट कर लीजिए, क्योंकि अक्सर ये सिनोनिम में पूछ लिया जाता है। आंसर हो जाएगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 38, ऑस्टेंटेशियस। ये तो बता दोगे। व्हाट इज ऑस्टेंटेशियस? ऑस्टेंटेशियस मैंने आपको बताया था अभी पीछे, गॉडी नहीं बताया था, फ्लैशी। ऑस्टेंसिबल मैंने इसकी जगह यूज कर दिया था, ऑस्टेंटेशियस है ना, ऑस्टेंसिबल उसी का डेरिवेटिव है। तो ऑस्टेंसिबल, ऑस्टेंटेशियस, फ्लैशी, और क्या क्या सिनोनिम थे अभी हमने किए थे यार इसके सिनोनिम? चमकीला, मतलब जो सिर्फ चमकीला था। वेयर इज दैट वर्ड? फ्लैशी, बॉम्बास्टिक, ऑस्टेंसिबल, शोवी, है ना। तो ये क्या हो जाता है? शोवी हो जाता है, शोवी, शोवी, मतलब जो शो का हो सिर्फ। तो आंसर क्या हो जाएगा? फ्लैशी। सी इज द करेक्ट आंसर। तो एक वर्ड और मिला है आपको नया, जो हमने पहले नहीं किया था, गॉडी। यहाँ पे उसे आप नोट कर सकते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? जो सबसे अलग हो, डिफरेंट, अलग। कंप्लीट आपको पता है, ट्रस्टेड पता है। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, प्रेजुडिस। व्हाट इज प्रेजुडिस? तो आपको याद होगा, ये वर्ड हम शायद पहले भी कर चुके हैं, इनमें से काफी सारे वर्ड कर चुके हैं हम, पर प्रीवियस ईयर में रिपीटेडली यही वर्ड पूछे जाते हैं। तो मैं हर बार कुछ नए वर्ड्स के साथ कुछ रिपीटेड वर्ड्स भी कराता हूं।
तो प्रेजुडिस कौन होता है? बेसिकली डिस्क्रिमिनेटरी होता है, जो बायस्ड होता है ना, पार्शियल होता है, जो क्या करता है, जैसे कोई ऐसा आदमी है जो फनाटिक है, कट्टर भी बोलते हैं इसे। अब फनाटिक थोड़ा सा अलग वर्ड हो जाता है क्योंकि कट्टर हो जाता है, इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं एक्सट्रीमिस्ट, रिवॉल्ट, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एकदम कट्टर हो जाता है। तो ये कट्टर से थोड़ा सा अलग होता है, कट्टर के करीब होता है, थोड़ा सा अलग होता है। जैसे एक तो आदमी ऐसा है जो कह रहा है कि मैं धर्म के नाम पे मार दूंगा, तो वो तो फैनेटिक हो गया, कट्टर हो गया। अब एक आदमी ऐसा है कि मैं जो है धर्म के नाम पे पार्शियल है, वो कहता है नहीं नहीं मेरा धर्म अच्छा है, सबसे अच्छा मेरा है, तुम सबके बेकार है। तो वो कौन हो गया? वो पार्टीशन हो गया, पार्शियल हो गया, प्रेजुडिस हो गया, बायस्ड हो गया, ठीक है। और एक वर्ड और है इसके लिए, पार्टीशन। गॉडी हमने अभी पीछे करा था। टॉलरेंस सस्टेनेबिलिटी होती है, क्या आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, टॉलरेंस इज सस्टेनेबिलिटी। फ्लैम्बॉयंट इज अगेन गॉडी, एक और वर्ड मिला है आपके लिए, आपको ऑस्टेंटेशियस के लिए। तो हमने जो पीछे वर्ड किया था ऑस्टेंटेशियस, तो ऑस्टेंटेशियस गॉडी भी होता है, फ्लैम्बॉयंट भी होता है। तो एक वर्ड और मिला है आपको, फ्लैम्बॉयंट। फ्लैशी अभी आपने इसके साथ किया था, है ना, फ्लैशी, ऑस्टेंसिबल, ये सारे आप इसमें लिख सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी ना। यहाँ पे इन दोनों वर्ड को अलग समझिए, प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेटली, बायस्ड, पार्शियल, ये एक है ना। इसके लिए एक वर्ड और आता है COLOURED, कलर्ड। कलर्ड का मतलब है कि रंग लगा हुआ है इसके ऊपर, है ना, जिस धर्म का लगा है, जिस कास्ट का लगा है, सिर्फ उसी का बोलेगा। तो ये प्रेजुडिस होता है। ये ज्यादा कट्टर हो जाता है तो फैनेटिक, एक्सट्रीमिस्ट, या इसे रिवॉल्ट बोलते हैं, एकदम ही कट्टर है। बिगट भी बोलते हैं, बिगट। बिगट इज अगेन द सेम वर्ड, जो सिर्फ कहता हो नहीं भैया हमारे हिसाब से है सब कुछ, ठीक है, वो इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है, तो वो एक्सट्रीमिस्ट या बिगट हो जाता है। डी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे समझ लीजिए कि ये लाइटर वर्ड है और ये थोड़ा सा हार्श वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। बहुत सारी तुम्हें वो क्या मिली है भाई इस चैप्टर, इसमें मतलब विक्रांत बैच में भर भर के। तो रिनाउंस का मतलब क्या होता है? किसी चीज को छोड़ देना, है ना, रिप्यूडिएट, रिनाउंस, फॉरसेक, फॉरगो कर देना, किसी चीज को जाने देना, हटाओ, फॉरसेक कर देना, फॉरगो कर देना, लीव, क्विट। ठीक है, सबका मतलब क्या होता है? जाने देना, रिप्यूडिएट। आंसर हो जाएगा डी। इनफोर्स का मतलब होता है किसी चीज को लागू करना, किसी चीज पे फोर्स करना, है ना, या कहते हैं ना कि एनफोर्स द लॉ। तो इम्पोज, बेसिकली इम्पोज या इन्फ्लिक्ट, किसी चीज पे लागू करना, ठीक है। सैंक्शन होती है परमिशन, है ना, और रिग्रेट होता है रिमोर्स, अटोन, है ना। रिग्रेट का मतलब क्या होता है? पछतावा होना। तो रिग्रेट, रिमोर्स, अटोन, गिल्ट, ये सारे के सारे पछतावे होते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। तो ये थे भाई आज के 40 क्वेश्चंस, और आपने बहुत सारे क्वेश्चंस करे। आप में से अभी देखिए एक बात और है कि अभी प्रेपोजिशंस की क्लास हमारी खत्म नहीं हुई है। तो ये बात आप याद रखिए कि प्रेपोजिशंस की क्लास अगर खत्म नहीं हुई है तो अभी और भी कॉन्सेप्ट और भी क्वेश्चंस प्रेपोजिशंस के बाकी हैं, ठीक है। तो हम वो क्वेश्चंस भी करेंगे, और आप मुझे ये जरूर बताएंगे कि इस वाली क्लास में हमने कितने वर्ड्स ऑफ वोकैबुलरी की है, ठीक है। तो एक बच्चा है मेरा जो अक्सर ऐसा करता है, तो और मैं नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगा कि आपको और भी ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट्स वोकैबुलरी और प्रेपोजिशन से रिलेटेड पढ़ाऊँ। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, ज़िंदगी में उतारते रहिए। जय हिंद, जय भारत।